रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पे छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। हंगर स्ट्राइक चल रहा था। आज सोनम वांगचुक को सुबह में पुलिस के द्वारा उठाकर जबरन हटाया गया, सफदरजंग अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। उसके बाद से कई सारे छात्र हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। लेकिन मैं अब भी बोलूंगा आपको दिखाने के लिए, आप दिखाइए। बहुत सारे लोग हैं, नारे लग रहे हैं, ढोल ताशे सब कुछ बज रहा है, लेकिन इन सब के बीच में एक खामोशी है। खामोशी है कि दूर कहीं कॉर्नर पे एक पोस्टर लगा हुआ है, जरा इधर दिखाइए। XIAS UPSC 2018 IITR 2018 ये लोग भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। ये IITians हैं और चूंकि बातें बौद्धिक होंगी तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तभी देखिए, नहीं है बौद्धिक बातें करते हैं, बौद्धिकता की समझ है तो जरूर देखिएगा, नहीं है तो प्लीज स्किप कर जाइएगा। कमेंट में स्पैम करने की जरूरत नहीं है। आइए बैठते हैं, बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मैं भैया बोल सकता हूँ ना? हाँ, अरे बिल्कुल। प्रेम। प्रेम। आप कहाँ से हो भैया? थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो और आप क्यों बैठे हो ये बता दो। बेसिक इंट्रोडक्शन, मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है, मैं मथुरा से हूँ और IIT रुड़की 2018 पास आउट हूँ और UPSC 2018 इंजीनियरिंग सर्विसेज मैंने निकाला था। 6 साल सर्विस करी और अभी 6 महीने पहले मैंने जॉब छोड़ी है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन। 6 महीना पहले जॉब छोड़ी है ना? आपने इस प्रोटेस्ट के लिए जॉब नहीं ना छोड़ा? प्रोटेस्ट तो अब हो रहा है, प्रोटेस्ट तो अभी 1.5 महीना पुराना मुद्दा है। जॉब तो बहुत सारे वक्त लगता है चीज़ों को समझने में और बिल्ड होने में। तो कहा जाता है ना, जब जिस सर्विस में आप हैं वो उसमें उसकी तो सिस्टम पे बहुत अच्छी पकड़ होती है। तो 4 कोर हैं, उसका एक कोर वो भी है, एक कोर हम लोग हैं जर्नलिज्म, एक कोर आप हैं। तो आप तो सिस्टम को ठीक कर सकते थे ना अंदर से ज्यादा बेहतर तरीके से। देखिए, क्योंकि मैं अंदर सिस्टम का हिस्सा हो चुका हूँ तो मुझे पता है कि अंदर रह करके सिस्टम को बदलाव की जो रफ्तार चाहिए वो रफ्तार मिल नहीं पाएगी। अब बाहर से आप क्या कर लेंगे? बाहर से आप ये कर सकते हैं जो आप आज सरकार तो सुन नहीं रही है ना। अन्ना हजारा 12 दिन बैठे थे तो सरकार कौन बनाता है? आप और हम, जनता। हम जैसे शिक्षित लोग सरकारी नौकर हो गए। कोड ऑफ कंडक्ट रूल बोलेगा सरकार के खिलाफ मत बोलो, और हम ही जागृत लोग थे और हम ही को बोल दिया मत बोलो। तो बस यही है कि अब आ गए हैं तो बात करेंगे, समझाएंगे। बिना नहीं समझा सरकार को क्यों समझाएंगे? हम तो जनता को समझाएंगे। सरकार से तो सरकार को क्यों, मैं क्यों समझाने जाऊंगा सरकार को? मैं तो जनता को समझाऊंगा ना। जनता को सिखाने या समझाना के का काम रफ्तार से कर सकता हूँ, और वही लोकतंत्र, वही चुनाव बदलेगा, वही सरकार बदलेगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रोहित पटेल है। मैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक हनौता नाम का गांव है, वहां से आता हूँ। आप कहाँ, क्या IIT या फिर NIT? मैं IIT रुड़की ग्रेजुएट हूँ। मैं रुड़की से ही पास आउट कब हुए थे? 2017 से पास। नौकरी भी की थी आपने? जॉब किया था बेंगलोर में, 2 साल जॉब किया था। फिर उसके बाद ऐसे ही कुछ कॉलिंग मुझे भी आई जैसे इनको आई, तो मुझे लगा शायद UPSC एक जरिया है जहाँ से मैंने वहाँ पे कुछ ट्राई किया। मैं शायद वहाँ पे पूरे फाइनल तक नहीं पहुँच पाया। फिर मैंने एजुकेशन फील्ड में अभी मैं मेंटरशिप का और बच्चों को काउंसलिंग का उसका एक मैंने स्टार्टअप शुरू किया, उसमें काम करता है। आप भी हंगर स्ट्राइक पे हो? नहीं, मैं हंगर स्ट्राइक पे नहीं। थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा नहीं देखो। भैया आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैंने IIM से MBA किया हुआ है। NIT श्रीनगर से BTech किया हुआ है, जहाँ से सोनम सर खुद पास आउट हैं। तो एक अंदर से स्पिरिट आता है कि हमारे कॉलेज के हैं तो हम क्यों रह जाएं। और UPSC की मैंने प्रिपरेशन की थी, 2 इंटरव्यू मैंने दिए हुए थे, बट फाइनली मेरा हुआ नहीं था। अभी मैं कॉर्पोरेट्स में हूँ, बट मुझे लगा कि बहुत ही जेन्युइन कॉज है, स्टूडेंट्स का कॉज है। और चूंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, एक लर्नर हूँ, मुझे पढ़ना पसंद है, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ इन सब के मुद्दों से। तो मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, तो मैं इस प्रोटेस्ट में आ गया उस आवाज को उठाने के लिए। अच्छा, सोनम सर एक चीज कह रहे थे कि यहाँ पे हीरो किसी को मत बनाओ। शायद बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जब मैं देखा, मेरे भैया को मैंने बताया कि आप यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। हाँ, नाम तो नहीं बताऊंगा भैया का। आप लोग एक कॉर्नर पे बैठे हुए हो, सुनसान जगह पे अकेले बैठे हुए हो, किसी की फर्क नहीं, कोई मीडिया की लाइमलाइट आप लोगों को नहीं चाहिए, आप लोग नारे नहीं गढ़ रहे हैं, तो फिर ये कैसे मैसेज कन्वे कर पाओगे आप लोग जो जनता को देना चाहते हो? देखिए, हम सुनसान जगह तो नहीं बैठे हैं, हम प्रोटेस्ट साइट पे ही है, मतलब थोड़ा अलग है, थोड़ा साइड में। तो हमें ये पता है कि जो जनता आ रही है वो एक बार घूम तो रही है, उनको पता है। तो हम यहाँ प्राइमरीली इसलिए बैठे हैं कि एक संदेश जा सके कि इस देश के जागरूक शिक्षित युवा यहाँ मौजूद हैं। यहाँ देशद्रोही,
आतंकवादी वो लोग नहीं है। तो इस संदेश देने के लिए हमें जहां जगह मिली, जहां हमने सोचा कि 4 लोग बैठ के बात कर सकें, तो हमने वो एक जगह यहाँ हाँ, ये मैसेज बड़ा कन्वे हो रहा है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो भी आए हैं वो देश विरोधी हैं। जैसे विजय दहिया, अब उन्होंने ध्रुव राठी के लिए कोई कंटेंट लिखा था, उस पर बहुत सारा डिबेट शुरू हो गया कि ये देखो यार, ये तो एंटी हिंदू है, ये तमाम चीजें है ना। तो जनता को ये मैसेज जाना चाहिए ना कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ये पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ जाहिल नहीं है, जो 300 MB नेट खर्च नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। जैसे विजय दहिया ने बोला कि एंटी हिंदू है, तो मैं लोगों को बोलता हूँ आपने दिमाग इस्तेमाल करो, किसी पे टैग मत चिपकाओ, है ना। हमारा जो ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन, 200 मिलियन एवोल्यूशन के बाद हम बने, हम बाकी जानवरों से बेटर हैं, तो उसको इस्तेमाल करो। अगर आज मैं जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ ना, कल को मैं भी कुछ उल्टा सीधा बोलूँ तो मुझे भी क्वेश्चन करो। दिमाग इस्तेमाल करो यार, किसी पे टैग मत चिपकाओ कि मोदी जी ही सब कुछ अच्छा कर देंगे, या फिर केजरीवाल ही सब कुछ अच्छा कर देंगे, या विजय दहिया खराब है, या ध्रुव राठी खराब है। ध्रुव राठी जो मुद्दे उठाता है कई बार उन मुद्दों से बहुत अच्छा। एक और नाम है जो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है इस प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आ रहा है, एक नाम है रवीश कुमार जी का। आप देखेंगे वो प्रोटेस्ट में पता नहीं कहाँ है, गायब है, लेकिन उनको लोग बड़ी गालियां देते हैं, और उनके मुद्दे जब उठाते हैं तो उन्हीं से जो लाभार्थी होते हैं वही लोग होते हैं जो गाली देते हैं। उन्होंने नौकरी सीरीज करी थी तो लाखों लोगों को उससे फायदा हुआ। तो जिसको आप गाली दे रहे हो ना, उसका आप लेवल मत चिपकाओ, उसके दिमाग इस्तेमाल करके थोड़ा देखते रहो यार, क्या पता आपके भले की बात कर रहा हो। अच्छा, आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग जब बैठे हो तो जनता को जो आप मैसेज कन्वे करोगे, समझा पाओगे और जनता समझ पाएगी? आप लोगों को लग रहा है क्योंकि जो डेटा है ना, और उस जो मीडिया पे जो कब्जा है ना, वो कोई किसी को ये मेरा अहंकार होगा कि मैं बोलूं कि मैं इनको बदल दूं। मैं अपनी शांति के लिए कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं रात को यहाँ पे सोऊंगा, मुझे बढ़िया नींद आएगी। ये मैं अपने मन की शांति के लिए कर रहा हूँ। मैं किसी दुनिया को और देश को नहीं बदलना चाहता, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। और मैं हर इंसान से यही कह रहा हूँ, सर मुझे मत देखो, मैं किसी को समझाने नहीं आया हूँ, और आप भी अपना दिमाग इस्तेमाल करो। मैं तो जो मुझे बात अच्छी लगी उसके लिए आया हूँ, मुझे मुद्दा सही लगा, मैं बात करने आया हूँ। मैं एम्पैथेटिक हूँ, मुझे कंपैशनेट हूँ। मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट में थोड़ा कंपैशन होना चाहिए, थोड़ी संवेदना होना चाहिए। मुझे वो मिसिंग हुई, तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। अगर मैं अच्छा, अभी एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया कि जो जनता है अब भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों पे उनका अटेंशन नहीं जा रहा है। जैसे पहले आता था ना कि अगर सड़क टूट गई, सड़क की पुलिया खराब है, या फिर कहीं रोड में भ्रष्टाचार हुआ है, या फिर किसी भी चीज में भ्रष्टाचार हुआ है, तो लोग बोलते थे, जनता से सरकार से क्वेश्चन करते थे। अब जनता को फर्क ही नहीं पड़ता है। ये एक रिपोर्ट आई थी, ऐसा क्यों? मतलब आप लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। भ्रष्टाचार हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। एक कहावत है कि जनता को क्यों फर्क नहीं मैं बताता, एक कहावत है कि भ्रष्टाचार जब तक खराब है जब तक आपको मौका नहीं मिला करने का। ये बहुत जबरदस्त। आप जाओगे हिंटरलैंड में जाओ, करप्शन इज बैड। अगर मैं जब तक खट्टे हैं है ना जैसा, तो अब होता क्या है कि ये सरकार ने एक ट्रिक निकाली है, जो भी इज बैड आई एम नॉट इन्वॉल्व। मतलब जो भी वॉइस स्ट्रांग वॉइसेस है ना, उनको साथ में ले लो जो उठा रहे थे। जैसे अन्ना आंदोलन हुआ, लोकपाल पे पूरी बात हुई, इन्होंने 5 साल तक लोकपाल ही अपॉइंट नहीं किया। क्यों? और इस पे CJI जी को उनको काम करना था, इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना था, किसी ने कुछ नहीं किया। तो क्या होता, जो लोग आवाज उठा सकते हैं उनको अपने साथ कर लो। कैसे? मतलब कैसे? फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन में आपको याद होगा, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो 1992-3 में TN सेशन करके एक हाँ, हमारे यहाँ जो, चूंकि मैं बिहार से हूँ, तो लालू प्रसाद यादव उस समय CM हुआ करते थे, और बड़ा दिक्कत उन्हें, मतलब बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें, और TN सेशन ने बहुत अच्छी से चुनाव, मतलब बहुत सब। उसमें एक बार ऐसे वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो राजीव गांधी जी का कोई मैसेज गया उनके पास कि आप ये काम कर दो, तो उन्होंने बोला आई ईट प्राइम मिनिस्टर इन ब्रेकफास्ट। मैं आपका नौकर नहीं हूँ सर, संविधान ने मुझे ताकत दी, उसी के लिए काम करूंगा। अब आज के इलेक्शन कमिश्नर हैं, अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे तो इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज, देखो डेमोक्रेसी तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज है, कम से कम 5 साल में एक बार तो मौका मिल रहा था ईमानदारी से वोट देने का। जब वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो जो पावर है उनको रहेगा कॉन्फिडेंस, अब जो भी करना है कर लो। जैसे अगर आप बताइए, UPA के टाइम पे अन्ना जी बैठे थे, 13-14 दिन में उसका फास्ट तोड़वा दिया गया था, इतनी सेंसिटिविटी थी उसमें। इनको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है करने दो, और आज जिस तरीके से लेके गए हैं, वही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग कुछ बता सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्ड हो रहा है कि आज 22 दिन हो गए और जबरन लोगों को उठा लिया जा रहा है? ये कैसे बिल्ड हो रहा है? मतलब जब अन्ना जी बैठे थे, मैं उस समय 12 या 13 साल का था, मुझे याद है कि अखबारों की सुर्खियां आती थी, हेडलाइंस आती थी, और टीवी चैनल्स पे पूरा बड़ा बड़ा ब्रेकिंग। और उस समय सरकार में थी कांग्रेस, UPA की सरकार थी, फिर भी टीवी चैनल्स पूरा लिखते थे कि अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, तमाम चीज। कॉन्फिडेंस है। अन्ना के टाइम पे RSS कार्डर ने बहुत ज्यादा काम किया था,
बहुत डीप में गए थे इनके प्रोटेस्ट, क्योंकि बीजेपी ने उसको बैक साइड से सपोर्ट किया था और पूरा न्यूज मीडिया, प्रिंट एंड टीवी, उन्होंने बहुत इसको एम्पलीफाई किया था। अभी मोदी जी ने पूरा मीडिया कंट्रोल में कर रखा है। सोशल मीडिया है, यहाँ पे आप देखोगे जयमाल लगा देते, नेट नहीं चलते, हमें अपने वीडियो अपलोड करने के लिए 100 मीटर दूर जाना पड़ता है। तो एक तो कॉन्फिडेंस वहां से आ रहा है कि इनकी आवाज नहीं पहुंचने देंगे, ठीक है, और दूसरा कॉन्फिडेंस यहाँ से आ रहा है, कोई बात नहीं, 240 MP खरीद लेंगे हम। अभी कितने हो गए इंडिया के MP? 300-350 हो गए। तो पैसा, तो जनता की जो ताकत है ना, जो नंबर है, जो मेन कि कितने लोग हैं, उसको डाइवर्सिफाई, माइंड को कैसे, जैसे पैसे से तो ये लोग कर रहे हैं, यूथ की माइंड को कैसे ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं? जैसे इन्होंने जैसे हमारे जो फैमिली में जो अंकल लोग हैं, फादर लोग हैं ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उनको कब्जा किया पहले, ठीक है, फोन मैसेज आते थे, और धीरे धीरे पहले वो पॉजिटिव बात करेंगे, फिर उस पॉजिटिव बात से एक कम्युनिज्म, एक तरीका है जैसे कैसे फैलाया। जैसे पहले हम दोनों लोग हैं ना, ये मुस्लिम लीग ने किया था कि हम दोनों, जब मुस्लिम लीग, आप फरमानेगी नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में थे, और उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी क्योंकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई थी कांग्रेस। उन्होंने, महात्मा गांधी ने बोला कि हम मासेस में जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। अरे भैया कॉन्स्टिट्यूशन गिराओ, ये जिन्ना के वर्ड हैं। और 30 साल बाद उन्होंने, आप देखो क्या किया है ना। तो वो एक पूरी प्रोसेस है। होता क्या है, उन्होंने पहले बोला कि हमारे दोनों के जो एम्स हैं वो अलग अलग है। उन्होंने समाज को बांट दिया कि इनका समाज में एम अलग है, मेरा एक, पहला स्टेज होगा। फिर वो बोलेंगे इनका एम और हमारे एक कॉन्फ्लिक्ट में है, तो ये सेकंड स्टेज पे आ गए। पहले स्टेज में क्या बोला कि इनका जो मुद्दा है और हमारा मुद्दा अलग अलग है। फिर बोलेंगे इनका मुद्दा, हमारा मुद्दा कॉन्फ्लिक्ट में है। फिर बोलेंगे कि इनका मुद्दा मरना चाहिए, नहीं तो हमारा मुद्दा खत्म हो जाएगा, और फिर बोलेंगे इनको मार दो। ये स्टेज है एक। अच्छा, आपने कॉन्फ्लिक्ट का नाम लिया, क्या आइडियोलॉजी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टूडेंट का हित, या फिर चूंकि बात छात्रों की हो रही है, अगर नीट का कोई मामला सामने आता है या कोई भी एग्जाम अगर प्रभावित होता है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही आइडियोलॉजी या एक ही पार्टिकुलर आइडियोलॉजी के बच्चे शामिल हो, सभी बच्चे प्रभावित होते हैं ना। तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट है आइडियोलॉजी का, ये छात्रों के मुद्दे से बड़ा है या इसे बना दिया गया है बड़ा? मैं तो सही बताऊं तो मैंने अभी बोला लेवल मत चिपकाओ ना, मैं राइटिस्ट हूं ना लेफ्टिस्ट हूं, मुझे लेफ्टिस्ट भी कर लेंगे राइटिस्ट। नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ सॉल्यूशन निकालो, प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालो, जहां से लेफ्ट राइट सेंटर बॉटम टॉप जहां से निकले निकालो, प्रॉब्लम सॉल्व कर दो बस। मेरा तो कैसे होगा प्रॉब्लम सॉल्व? बैठे तो आप ही है ना हंगर स्ट्राइक पास। देखिए क्या है ना कि 100 सवाल एक जवाब, शिक्षा व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। कैसे, क्या बदलाव चाहते हैं आप शिक्षा व्यवस्था? गुरुकुल पद्धति चाहते हैं, क्या चाहते हैं? गुरुकुल पद्धति, मतलब आप क्या चाहते हैं फिर? मतलब पीछे जाना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं? 4% GDP का बजट में वो शिक्षा पर खर्च हो रहा है। 150 करोड़ की जनसंख्या है और उसको सही रूप से शिक्षित करना है, तो हमारे जैसे देश को तो 10% लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया बड़ा फैसला है ना। शिक्षा और स्पोर्ट्स वर्तमानी भविष्य बनता है। वर्तमान आज का यूथ, उसको शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से मजबूत चाहिए। तो एजुकेशन और स्पोर्ट्स का बजट 0.01%। तो प्रायोरिटी दिख रही है ना आपकी। आप अगर सत्ता में है, आपका स्पोर्ट्स का बजट है 0.01%, आपका एजुकेशन का बजट है 4%, उसमें भी कभी कभी आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो आपने यूथ की संभावना को मार दिया। अब यूथ की संभावना को मार दिया तो बड़ा आसान होगा सत्ता में बने रहना। 150 करोड़ या 140 करोड़ जनसंख्या, 50% ऑफ द पॉपुलेशन होल्ड 6% ऑफ द एंटायर कंट्रीज वेल्थ, है ना। 6% पैसा है, कितने लोग हैं? 50%। 70 करोड़ जनसंख्या, 6% पैसा, तो वो उसको तुम बढ़िया से 2000 रुपए टिकाया हो, हाँ दारू की बोतल दिया हो गया। बहुत आसान है सत्ता में बना रहना, क्योंकि आपने वो जो संभावना थी उसको खत्म कर दिया। कैसे? जैसे मैंने उदाहरण दिया कि शिक्षा व्यवस्था ब्रोकन है, पेपर्स लीक हो रहे हैं, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम नहीं बिल्ड हो रहा है, तो बस। अच्छा, ये हाँ मैं पूछ रहा हूँ, एक सेकंड बस इनसे ले लूँ। अच्छा, कई बार मैं सोच रहा था कि जो सरकार में बैठे लोग हैं उन्हें क्या फर्क पड़ता है। कीड़े मकोड़े की तरह वो बोली दी है, कोई बैठ के कह रहा है, कोई जज साहब बोल दे रहे हैं कि ये सब कॉकरोच हैं, कोई जज साहब बोल दे रहे हैं कोई हाथ में मोबाइल लेके पत्रकार बनने चल रहा है ना, जिसके हाथ में फोन है वो सब पत्रकार है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है ना कि नेताओं को इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी औलादें तो विदेश में पढ़ती हैं, है ना।
देश में तो उनकी कोई औलादे पढ़ती नहीं है, सारे विदेश में पढ़ के आ रहे हैं। आई थिंक तमिलनाडु सीएम ने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट किया है। और उन्होंने एक शायद रूल भी कर दिया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके बच्चे भी शायद पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कूल। आप एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में पूछ रहे थे ना अभिषेक तिवारी सर। आप बताइए थोड़ा एजुकेशन रिफॉर्म्स क्या क्या बतलाऊं। बल से इसलिए पूछिए, ये वो रेयर कॉम्बिनेशन है जो मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और सोशल साइंसेस तीनों का नॉलेज रखते हैं, इसलिए आप उनसे पूछिए। बताइए जी आप, क्या है रिफॉर्म्स और कैसे, क्या है तरीका, मतलब एजुकेशन को अगर हमें रिफॉर्म करना है तो सबसे पहले ये हमें एक तार्किक क्षमता होती है, वो एक हमें कल्चर लाना पड़ेगा, और वो कल्चर हमें फैमिली से लाना है और स्कूल से लाना है। जब बच्चा प्रथम कक्षा में जाता है तो स्कूल पे उसको हमें सोचने की क्षमता सिखाना है। जैसे आप इसराइल वगैरह जाएंगे या दूसरी कंट्रीज में जाएंगे, जापान वगैरह जाएंगे, यूनेस्को का बेसिकली मॉडल है, अगर आप जाओगे बहुत सक्सेसफुल मॉडल है कि एजुकेशन शुड बी समथिंग दैट शुड हेल्प यू टू हाउ टू क्वेश्चन एवरीवन, राइट। सोक्रेट्स ने भी यही बोला हुआ है। तो फर्स्ट थिंग आपको क्वेश्चन सिखाना है। मैं उदाहरण दूंगा, जैसे बचपन में मैं कुछ पिताजी से क्वेश्चन पूछता था तो मेरे पिताजी ने कभी ये नहीं बोला, बहुत बड़े अजीब टाइप के क्वेश्चन पूछा था, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो ऐसा नहीं बोलते थे, चुप हो जा, बस हो जा। जनरली लोग करते हैं ऐसा, या टीचर भी अगर आप देखोगे जनरली करते हैं। बट मैं बहुत ब्लेस्ड था, मुझे ऐसे टीचर और पेरेंट्स मिले कि उन्होंने बहुत इनकरेज किया। इवन उनको नहीं आता तो बोलते थे कल आके मैं बताऊंगा। तो हमें इसी तरह की शिक्षा पद्धति को लाना पड़ेगा। और अब देखना, इसका रिफ्लेक्शन हर जगह होता है, क्योंकि इस तरह की शिक्षा है नहीं। तो होता क्या है कि बचपन से ही क्लास 1 से ही बच्चे को सिखाया गया है, डू नॉट क्वेश्चन अस। इफ यू आर क्वेश्चनिंग, बोल देंगे अरे बेवकूफ है, मूर्ख है, अरे पागल है, क्या क्या क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे ही आपने बच्चे को बोला ना पागल है, तो मतलब उसको आपने डीलेस्टिमाइज कर दिया, उसको बोल दिया पागल। पागल समझ नहीं, मतलब जिसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है, तो उसका आपने आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट कर दिया, तो सोचने की क्षमता खत्म कर दी। तो जिंदगी भर वो क्या हो गया, एक बीबीसी रेडियो लिसनर हो गया कि बस सुनता रहेगा, वो बस सुनना सोच नहीं रहा। यही आगे चल के जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, नेताजी कुछ बोल रहे हैं, मैं पीएम हूँ मेरी बात सुनो, हाँ अरे नेताजी है भाई, उनकी बात सुनना पड़ेगा, बड़े आदमी, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। बचपन से दिखा दिया कि बड़े हैं तो सुनो उनको। जबकि थिंकिंग क्या है डेमोक्रेसी में, नेता हमारे क्या है, सर्वेंट, हम क्या है, हम मास्टर हैं। बट उल्टा हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन करो कोई भी हो। मैं तो कहता हूँ मतलब ये डेमोक्रेसी का एक ऐसा फॉर्म हम एंजॉय कर रहे हैं ना, इंडिया में डेमोक्रेसी का ऐसा फॉर्म एंजॉय कर रहे हैं जहाँ लोग नेताओं के लिए लड़ रहे हैं। ये ऐसा डेमोक्रेसी का फॉर्म हमने नहीं देखा है कहीं भी, मतलब यूएस में, यूरोप में, या फिर कहीं भी। लड़िए लेकिन अंधे मत होइए। अब मैं कुछ एक वर्ड बोलूंगा तो पूरा डिस्कशन खराब हो जाए, वर्ड यूज नहीं करना चाहता मैं, नहीं मत करो, आप भी मत करो, लेकिन यार अंधे मत हो, थोड़ा दिमाग खुला रखो बस। और मुझे और पता है दिमाग खुला रखने के लिए स्कूल जाना जरूरी नहीं है। आप कल मैं एक बात कर रहा था, एक दादाजी बैठे थे 78 साल के, 71 वॉर वेटरन थे। अरे वो क्या बात कर रहे थे यार, हम पूछे इनसे, मतलब मैं मंत्रमुग्ध हो गया। और पता है इतनी सारी बात बोलने के बाद वो क्या बोलते थे, ये तो मेरा मानना है, एकदम हम्बलनेस थी, इतनी जबरदस्त विजडम था। और हम उनका एजुकेशन बहुत बेसिक था। तो एजुकेशन सिर्फ डिग्री है उससे नहीं, हम लोग IIT से पढ़े इसका मतलब नहीं कि हम एजुकेटेड है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि सभी के, और ऐसा नहीं, अभी बहुत सारे जैसे RSS है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, RLD, RJD, सब में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कोई नई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक्टिव रहो सर, आपने इसको वोट दिया, उसको अकाउंटेबल ठहराओ, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। अकाउंटेबिलिटी का ही तो मामला है ना। सरकार नहीं चाहती है कि आप क्वेश्चन करो, सरकार चाहती ही नहीं है, आपको डेटा में उलझा के रखिए कि 2 GB डेटा खत्म हो, 21 रुपए का रिचार्ज करो आप। क्वेश्चन तो रोक नहीं सकता हमारा, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमारे ब्रेन में थॉट्स आते हैं और हम पूछते हैं। क्वेश्चन तो रोक ही नहीं सकता, मतलब वो साइंटिफिक, मतलब वो होगा ही होगा। अरे हिटलर चला गया यार, इतने मसूलिनी, इतने बड़े बड़े जो खतरनाक लोग थे, ये तो फिर भी अब आज के डिजिटल एज में उतना तो नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन तो होगा। और बड़ी बड़ी सरकारें बदलती हैं, एक टाइम पे इनके भी 2 MP आते थे, अभी 300 MP आए, इनके फिर 2 MP हो जाएंगे। वो तो समय का काल चक्र है, वो बदलता है। समय का काल चक्र है। आप थोड़ा सा और उसको एक्सप्लेन कीजिए, जो आप बता रहे थे कि एजुकेशन के बारे में। तो मैं ये बता रहा था कि देखिए किस तरीके से सिस्टमैटिक वे पे जो क्वेश्चन ना करने की जो टेंडेंसी को बढ़ावा दिया गया है। तो मैंने बोला था कि जैसे बोला गया अरे नेताजी इनसे क्या क्वेश्चन पूछना। अब ये चीज क्या हुई है, ये चीज सोशल मीडिया लेवल पे दिखती है। सोशल मीडिया में क्या हुआ कि नैरेटिव सेट कर दिया गया कि भाई इस पार्टी से एक फरमान आया हुआ है कि वो चाइनीज एजेंट है, पाकिस्तानी एजेंट है। तो जैसे मैं बोला बचपन में किसी को बोला कि पागल है, तो पागल है तो मतलब उसकी बात सुननी नहीं है। ऐसे जैसे वो बड़ा हो गया तो बोल दिया चाइनीज है, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी तो भाई क्यों उसकी बात सुनना है, तो बेकार है कि नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो आम जनमानस है
वो इस बात को जो मान ले रहा है उसकी गलती है कि ये पाकिस्तानी, अरे कैसे पाकिस्तानी भाई, इंडियन सिटीजनशिप है, वो वहीं पैदा हुआ है, कैसे बोल सकते हो आप? क्वेश्चन करो भाई, आप सबसे पहले उसको क्वेश्चन करो जो बोल रहा है कि पाकिस्तानी, उससे करो ये क्या क्या पता है अभी मैं आ रहा था, जब बिहार से मैं आ रहा था तो एक पोस्ट देखा। बड़े अच्छे पत्रकार हैं वो, बड़े अच्छे पत्रकार हैं, नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े अच्छे चैनल में काम करते हैं। उन्होंने एक पूरा लंबा सा पोस्ट लिखा हुआ है, शेयर किया था किसी का पोस्ट, कि सोनम वांगचुक असली फुनसुक वांगडू नहीं है। चलो ठीक है, नहीं है, मान लिए। कह रहा है कि ये जो है ना, इन्होंने चुराया हुआ है, इन्होंने आइडिया को चुराया हुआ है इनसे। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर नहीं, हाँ भैया, सोनम वांगचुक फुनसुक वांगडू है या नहीं है, आज की डेट में ये क्वेश्चन बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आज की डेट में ये क्वेश्चन मैटर करता है कि 20+ स्टूडेंट्स नहीं जिन्होंने जाने दी, उनके लिए जिम्मेवार कौन, ये मैटर करता है। ये लोग इसलिए नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना, लोगों का एक इमोशन क्रिएट हो रहा है सोनम वांगचुक के लिए कि वो साइंटिस्ट है और तमाम चीजें, तो सबसे पहले उस इमोशंस को वो तोड़ना चाहते हैं। लेकिन देखो, मैं आपने अच्छा मुद्दा उठाया, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इस प्रोटेस्ट को मॉरल क्रेडिबिलिटी सोनम सर के आने से मिली है, इसलिए उसमें नैरोड अटैक है। ओमी वैद्य हैं जो उसमें मूवी में क्या कैरेक्टर नाम था उनका, चतुर्वेदी, उन्होंने भी खुद क्लैरिफाई किया है। और अब देखो, आमिर जी ने आज से 10 साल पहले उन्होंने बोला था कि मुझे एक्सप्रेस करने में फियर फील होता है, याद है आप लोगों को? हाँ, मुझे ऐसे इंडिया में रहने फियर फील होता है। उसके बाद माफी मांगी। इतना अटैक हुआ उन पे, स्नैपडील का उनके साथ टैप था, वो टूट गया। तो अब वो तो देखो, दूध के जला तो छाछ फूक फूक के पिएगा, तो डिप्रेशन में भी चले गए, तो उन्होंने बताया था। एक बात और बताओ, आमिर जी को और शाहरुख जी को, सलमान जी को, भाई वो एक्टर हैं, विराट कोहली क्रिकेट पर्सन है ना, उनकी बात मत मानो यार, सुनो वो बोल क्या रहे हैं, सब जरूरी थोड़ा मुझे बोलने सही बोल रहे हैं। उनका वो अच्छा एक्ट करते हैं बस। मैं भी अगर बोल रहा हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि मैं सब कुछ सही बोल रहा हूँ। क्वेश्चन जो भैया ने कहा ना, आप दिखाई दे रहे हैं, मैं तो कोई भैया ने कहा ना कि क्वेश्चन करो, जो कुछ बोला जा रहा है वो देवबाड़ी समझने के लिए करो, किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं, समझने के लिए करो। अगर आप गलत साबित करने के लिए करो तो क्वेश्चन पूछेगा और आप सुनने से पहले फट से दूसरा क्वेश्चन पूछ दोगे, है ना। गौतम बुद्ध को मैं मानता हूँ, उन्होंने बोला था कि आपके ना 2 कान और 1 मुंह है, एक क्वेश्चन पूछो और 2 मिनट सुनो, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछो। हाँ, मतलब जैसे अभी आपने उनका एग्जांपल दिया सोनम वांगचुक सर का, वो एक टैक्टिक्स होती है कि करिज्मेटिक लीडर की आपको उसको क्या कर दो, क्रेडिबल मत बनाओ, तो जानबूझ के होता है कि मोरलिटी डिक्लाइन हो जाती है। पर मैं वही कह रहा हूँ, आज ये जो मूवमेंट है उसके बहुत बियॉन्ड जा चुका है। आज क्या है, हर एक छात्र अपने आप पे जो यहाँ खड़ा है वो एक सोनम वांगचुक की प्रतिमा है। हर एक छात्र है कि नहीं, वो उनकी आवाज उठा रहा है, स्टूडेंट्स की आवाज उठा रहा है। मुद्दा अकाउंटेबिलिटी है। मैंने कमेंट किया तो लोग ऐसे कुछ बोल रहे थे कि वी नीड मोर IITians लाइक यू। मैंने बोला भाई, हर आदमी के अंदर हनुमान है, बस एक जामवंत की जरूरत होती है जो उसकी शक्तियों को बताए। सोनम सर हमारे जामवंत थे, अब हनुमान जग जाएंगे सब सर। अच्छा, जो आपने बोला ना कि कैसे क्रेडिबिलिटी डाउन की जाती है, इसका परफेक्ट एग्जांपल है देश का विपक्ष का नेता। मीडिया के माध्यम से उन्हें पप्पू और उनकी इमेज का जो वाट लगाई गई, कभी खुला नहीं यार, मतलब मैं तो कांग्रेस की IT सेल यार, राहुल गांधी ने कभी नहीं बोला कि सोना डालो, वो मोदी जी का स्टेटमेंट था। पता क्या हुआ था उससे, आपको पता होगा। मोदी जी ने ऐसा बोला कि राहुल गांधी ऐसा सोचते हैं, तो राहुल गांधी ऐसा सोचते हैं कि लोगों ने चला दिया। और ये बात अच्छों को नहीं पता कि राहुल गांधी ने ऐसा बोला नहीं, क्या मशीनरी है उनकी 12 साल। अगर मोदी जी इतना दिमाग भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। हमारे घर में भी मैं बता रहा हूँ, जो चाचा दादा है ना, वो यही बात करते हैं कि यार वो तो पप्पू है और नॉट टू मोदी एंड राइट राहुल। ऐसे प्राइम मिनिस्टर है ना, तो मेरा उनसे अनुरोध वो है कि उनके पास बहुत जबरदस्त कॉम्पिटेंस है सर। इस देश में 2 बार इलेक्शन जीतना, 12 साल रहना कोई आसान बात नहीं है, और वो एजुकेशन इंप्रूव कर सकते हैं। उनको शो करना चाहिए कि वो इस देश के यंगस्टर्स के बारे में सोचते हैं। इंडिया का डेमोग्राफिक डिवाइड, मोस्ट यंग कंट्री इन द वर्ल्ड यार। मैं भी माफी चाहूंगा क्योंकि हम लोग डिबेट को कहीं और लेके चले गए हैं, बातचीत को। जरूरी नहीं है कि हम वहां पे जाएं, बस बातचीत होते गई तो फ्लो में आगे बढ़ गए। आप लोग चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं उस पार्ट को, है ना। तो आज से आपने स्ट्राइक शुरू कर दिया, अगला प्लान आप लोग का है कि आप लोग संसद मार्च करेंगे, आप भी पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे, उसी के लिए आए। मुझे नहीं लग रहा है सरकार झुकेगी, फिर ये क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होता हुआ दिख रहा है? देखो, वो तो कल का नहीं पता कि अभी रात का नहीं पता, लाठी चार्ज है। हम मेंटली रेडी है कि संसद जाएंगे। नहीं, अगर मान लो कि 20 दिन सरकार नहीं झुकी और बहुत सारे बच्चियां वहां नेहा कोई करके है, वो बैठी हुई है, अगर कुछ हो गया फिर देखो क्या होगा, जेल। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए आप, मरेंगे नहीं, चिंता मत करो, इतना भरोसा है कि मरेंगे नहीं, और मर गए
तो इससे बड़ी मुझे लगता है कि मेरे जीवन की और कोई वैल्यू हो नहीं सकती। मर गए अगर इस कॉज के लिए, तो मुझे लगता है कि फिर शायद एक जागृति आएगी इस देश में। सुबह रक्त की क्रांति से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मरेंगे नहीं, ये आश्वासन है, पर मर गए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि एक शिक्षित जागरूक युवा देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए मर गया, तो देश जग जाएगा कि शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से टूटी हुई है। और वही चाहते हैं हमारा, सी एज अ सेड कि जॉब छोड़ दी, मैं गांव घर को आपने कैसे? तो शिक्षा जॉब छोड़ दी और अब मैं अपने गांव में मूव हो गया हूँ, तो अपने लिए जितना अनुभव करना था वो कर लिया, ठीक है। अब बात शुरू हुई है कि शिक्षा ने इतनी संवेदना जगाई है कि हमारे छोटे भाई बहन है और उनके भविष्य के साथ जितना जो खिलवाड़ हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा है ना। तो उस दर्द की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं। मर गए तो कह सकते हैं व्यक्तिगत तौर पे उस दर्द से मुक्त हो जाएंगे, और जिंदा रहे तो कोशिश करेंगे कि उनकी जो समस्या है उसका कुछ निवारण कर सकें। तो दोनों ही ऑन व्यक्तिगत मामले में दोनों ही विन विन है कि मर गए तो समस्या से ही मुक्त हो गए, और जिंदे हैं तो लड़ेंगे। अभी मैंने आपसे पूछा कि घर वालों को आपने कैसे मना? देखो ये मनाना नहीं होता है। मैं बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार में हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन फैमिली और तमाम चीजें। तो मैं 29 साल का हूँ, ठीक है। अब मैं घर वालों से फैसला पूछूंगा कि मुझे इस अनशन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे नौकरी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए, मुझे क्या काम करना चाहिए, फिर मेरी शिक्षा का क्या फायदा। तो ये देखिए शिक्षा का यही तो एक इसीलिए तो कहते हैं ना कि एक शिक्षा पूर्ण तब हुई जब आप अपने पूरे फैसले पर काबू पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, और आप बड़े सुलझे तरीके से उन फैसलों को लेकर के उन पर अमल कर पाते हैं। तो अब ये सवाल फिर इररिलेवेंट बन जाता है कि आपने घर वालों को क्या बोला, उनसे परमिशन ली नहीं ली। तो उन लोगों के लिए भी संदेश है, सवाल इररिलेवेंट नहीं है, सवाल इमोशनल टच का है। देखिए बिल्कुल माँ बाप को, हर बच्चे के माँ बाप को दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, इस बात को मैं इग्नोर कर नहीं रहा हूं। पर व्यक्तिगत तौर पर मैं ये भी देख पा रहा हूं कि उससे बहुत बड़ी पीड़ा एग्जिस्ट करती है। तो मैं केवल अपनी माँ बाप की पीड़ा के लिए इतने बड़े मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इतने जो समस्याएं जब बड़ी हो तो 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उनके माँ बाप की पीड़ा मेरे माँ बाप की पीड़ा से मतलब मेरे माँ बाप की पीड़ा क्या है उन बच्चों के माँ बाप की पीड़ा के आगे? उन्होंने अपना जवान बच्चा खोया है। इंसान का जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है उसके सामने उसके बच्चे की मौत होना। तो मैं अपने माँ बाप के दर्द देखूं कि इनके माँ बाप का दर्द देखूं? ये बताओ आप। समस्याएं जब बड़ी होती है तो व्यक्तिगत समस्याएं उसके सामने बहुत गौण हो जाती है, और बहुत बिरले ऐसे लोग निकल के आते हैं जो लोग बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हैं। शायद ही उन्हें कुछ समझ में आए, ये सारी चीजें हैं ना, लेकिन उम्मीद है लोग समझेंगे। बहुत सारे अभी भी देश में लोग हैं जो इन सारी बातों को समझ रहे हैं, जिनकी अंदर से जो पट्टी डाल दी गई है ना, एक चादर डाल दी गई है, जो उनकी बुद्धि पे जो एक परत डाल दी गई है, वो धीरे धीरे हट रही है। वो क्वेश्चन पूछना शुरू किए हैं। समाप्त करें? समाप्त करें? बिल्कुल। थैंक यू।